हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी वे कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग एजम्पशंस, लेखांकन की अवधारणा या लेखांकन के सिद्धांत। तो ये थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अगर बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं तो उसके बाद अकाउंटिंग को समझना और अकाउंटिंग को प्रैक्टिस में लाना बहुत आसान हो जाता है। और कभी कभी एग्जाम में अकाउंटिंग का किसी कॉन्सेप्ट में, किसी दो तीन कॉन्सेप्ट में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेजुएशन का एग्जाम है या 12th लेवल के एग्जाम है। तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग वीडियो। बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक स्थायित्व की अवधारणा। इस अवधारणा के आधार पे बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आमतौर पे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है, या बच्चे जब अकाउंट लिख रहे होते हैं तो वो यही गलती करते हैं या यही समझ बैठते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों एक ही हैं। हाँ, लीगली ये दोनों एक हैं, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। जैसे आप देख सकते हो, ये तीन दोस्त हैं या तीन पार्टनर हैं। हर किसी ने 1-1 लाख रुपए मिला के जो है, इन्होंने एक ए बी सी नाम की पार्टनरशिप फर्म जो है ने शुरू किया 3 लाख की कैपिटल से। तो यहाँ पे अब जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे तो हम बिजनेस का बनाएंगे, यानी कि जब हम इनके अकाउंट को बनाएंगे लास्ट में, तो बिजनेस का बनाएंगे, ना कि इन लोगों का। तो जो अकाउंट होगा, यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे सपोज दैट, तो एसेट्स और लायबिलिटीज किसके हम नोट करेंगे, किसके लिखेंगे, बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटीज। इन लोगों की जो इंडिविजुअल लायबिलिटी है, इंडिविजुअल एसेट्स है, वो डिफरेंट होंगी। हमें इनके व्यक्तिगत एसेट्स और इनकी व्यक्तिगत लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टनर्स थे, इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से। और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, तो अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फर्म का दायित्व है कि वो उस प्रॉफिट को इनको वापस करे। तो इसलिए हमेशा हम प्रॉफिट को बैलेंस शीट के कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड में हम प्रॉफिट को शो करते हैं, जबकि उसको हम एसेट्स में नहीं लिखते हैं। क्योंकि प्रॉफिट जो है बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। बिजनेस के ओनर ने उसमें इन्वेस्ट किया था पैसा बिजनेस में, और अब बिजनेस का ये लाइबिलिटी है कि वो प्रॉफिट अपने ओनर को रिपे करे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी मुद्रा माप की अवधारणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं इवेंट्स को हम अकाउंट में लिखते हैं जिनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव हो पाता है। अगर सपोज उन ट्रांजैक्शंस का, उन लेन देनों का, उन सौदों का अगर मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तो उनको व्यवसाय के लेखांकन में, लेखों में, खातों में नहीं लिखा जाएगा। सपोज at the end of the financial year of a business firm has 5 acre of land। 5 एकड़ सपोज दैट उनके पास भूमि है, 15 चेयर है, 4 टेबल हैं, 500 यूनिट हैं फिनिश गुड्स के, और 3 वेरी एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनके पास एज एन एसेट्स। तो इन को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे संपत्ति का मूल्यांकन करेंगे, तो हम सिर्फ उन्हीं एसेट्स को लिख पाएंगे जिनका मॉनेटरी इवेल्यूशन संभव होगा। सपोज दैट 5 एकड़ लैंड की जो वैल्यू है वो 65 लाख है, तो हमने एक लिख दिया, 65 लाख रुपीज हमने एक लिख दिया। टेबल की वैल्यू सपोज दैट 8000 है, तो 8000 टेबल की वैल्यू हो गई। और फिनिश स्टॉक की वैल्यू 90,000 है, तो ये 90,000 हो गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं 65,98,000 इनके पास क्या होगा, एसेट्स होगा। जबकि यहाँ पे 3 एफिशिएंट एम्प्लॉयज भी इनके पास थे, बहुत ही कार्यकुशल एम्प्लॉयज थे। संभवतः उन्हीं के बेसिस पे ये बिजनेस चल रहा होगा। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होने के बावजूद भी, इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, हम क्या करेंगे, इनको इनके बिजनेस में यानी कि बैलेंस शीट में इनको नहीं लिखेंगे। क्योंकि अभी तक का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का वैल्यूएशन का है, वो अभी इस तरह का कोई एक तरीका है नहीं। तो ये
एम्प्लॉइज़ की कितनी वैल्यू है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि अकाउंट में सिर्फ़ उन्हीं ट्रांज़ैक्शन, उन्हीं सौदों को लिखा जाएगा जिनका मौद्रिक मूल्यांकन होगा। अगर सपोज़ दैट गोडाउन के किसी एक छोटे से हिस्से में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से अगर ₹5000 का गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो इसको हम अकाउंट में लिखेंगे, यानी कि लॉस हो गई है, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर रुपीज़ 5000, तो ये लॉस तो बिज़नेस में लिखी जाएगी। अगर सपोज़ दैट बिज़नेस के किसी ओनर का या बिज़नेस के मैनेजर का अगर इन केस किसी एक्सटेंट में डेथ हो जाती है, तो उस उतनी बड़ी नुकसान को हम क्या करेंगे, अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका मौद्रिक मूल्यांकन संभव नहीं है। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमको बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, निरंतरता या चालू व्यापार की अवधारणा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, चालू व्यापार की अवधारणा, जैसे इसके नाम से है निरंतरता, यानी कि हम बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं, यानी कि जब हम अकाउंट बना रहे हैं तो हम बिजनेस के बना रहे हैं, और अगर कोई बिजनेस खुलता है या कोई बिजनेस स्टैब्लिश होता है, तो ये माना जाएगा कि ये बिजनेस निरंतर चलता जाएगा, कभी भी ये बिजनेस जो है लिक्विडेट नहीं होगा, बंद नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो इसी कंटिन्यूटी को, इसी गोइंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाते हैं। बिजनेस के मैनेजर, ओनर, एम्प्लॉइज तो आएंगे जाएंगे, उनकी एक सर्टेन लाइफ है, तो वो लोग तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिजनेस कैसा रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो इसीलिए बिजनेस के क्या होते हैं, डेटर्स भी होते हैं और क्रेडिटर्स भी होते हैं, यानी कि व्यवसाय भी लोगों को उधार सामान बेचता है, और व्यवसाय को भी जो सप्लायर हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, बैंक्स लोन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है। और व्यापार के जो हैं अकाउंट में हम देखते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं हमारे पास। और हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोविजंस बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं व्यवसाय में। और हमारे पास अकाउंट में हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि व्यवसाय जो है वो निरंतर चलता रहेगा, और इसी अवधारणा, इसी विचार के आधार पे हम अकाउंट को लिखते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से हमारे पास डेटर्स, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये सब होते हैं। जैसे आप लोगों ने कई देखा होगा, कोई बिजनेस है सिंस 1880 है, सिंस 1990 हो गया, सिंस 2000, तो कब से बिजनेस जो है चल रहे हैं, तो क्या इन बिजनेसों के रियल ओनर अभी भी हैं? नहीं है। तो इसलिए बिजनेस का ओनर और बिजनेस दो अलग चीज हो गए। बिजनेस के ओनर आएंगे जाएंगे, लेकिन बिजनेस कैसा रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नहीं लागत अवधारणा। तो लागत अवधारणा का जो अर्थ है, हम जिस भी फिक्स्ड एसेट्स को हम जब अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उनको हमेशा उनकी कॉस्ट प्राइस पे उनको लिखा जाता है, भले ही उनकी मार्केट प्राइस बढ़ गई हो या घट गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज दैट हमने कोई व्यवसाय के लिए कोई मशीनरी हमने 1 लाख रुपए में खरीदी, इसका जो उस समय कैश प्राइस था वो 1 लाख रुपए था, तो इसको हम अकाउंट में 1 लाख ही इसको लिखेंगे। सपोज दैट अगर आज इसकी मार्केट वैल्यू अगर 1.5 लाख रुपए अगर हो गई है इन केस, तो फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 1,50,000 पे ही इसको लिखा जाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और अ, और एसेट्स की जो इकोनॉमिक लाइफ है, यानी कि जो उसका एक हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी है, वो लाइफ फिक्स्ड होती है, और उसमें धीरे धीरे गिरावट की वजह से उसकी जो एक हिसाब से कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, उसमें कमी आती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिक्स जो एसेट्स होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन को भी हम चार्ज करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कह सकते हैं या हम ये मानते हैं, जो एसेट्स की जो कीमत, जो एक हिसाब से उसकी जो एफिशिएंसी कम हो गई है, या जितना एसेट्स यूज हो गया है, उस वैल्यू को हम उसकी कॉस्ट मानते हैं, एक्सपेंडिचर मानते हैं। और जो कॉस्ट उसकी बची हुई है, यानी कि जो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, उसको हम एसेट्स मानते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को, फिक्स एसेट्स को सॉरी, हमेशा हम कॉस्ट पे उसको लिखते हैं, और जबकि जो करंट एसेट्स होते हैं उनको कॉस्ट प्राइस या जो मार्केट प्राइस है, इन दोनों में जो कम होगा उस पे लिखा जाएगा।
कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि हमेशा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम कॉस्ट को ही हम क्या करते हैं उसमें लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। अकाउंट में हमेशा हर ट्रांजैक्शन हर इवेंट के दो पक्ष होते हैं, इसीलिए जो अकाउंट का जो साइंटिफिक और जो एक हिसाब से मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और डबल एंट्री सिस्टम को जो है साइंटिफिक मेथड उसको माना जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने का। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, यानी एक को हम डेबिट कहते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट कहते हैं। हर डेबिट के लिए हम कह सकते हैं हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है। इसी पे हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यानी हर ट्रांजैक्शन किसी भी मोमेंट पे अगर हम अपने अकाउंट को चेक करेंगे तो हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड मिलेगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और इसी पे हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का वो उसमें बेस्ड है ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि दो पक्ष होते हैं। अगर वो व्यक्ति होंगे तो दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति जो है बेनिफिट को लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। और अगर हम अगर रियल अकाउंट की हम बात करें तो एक वस्तु व्यापार में आती है और एक वस्तु व्यापार से जाती है। तो यानी कि हर जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको हम दो पक्षों में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, एक पक्ष उसका डेबिट होता है और दूसरा पक्ष उसका क्रेडिट होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मिलान की अवधारणा। एक व्यापारी हमेशा अपने बिजनेस में कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करते रहता है और इन्हीं के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो इट मीन्स प्रॉफिट है, और अगर इसका उल्टा होगा तो प्रॉफिट होगा। वह कभी भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को उसके कॉस्ट प्राइस से कम में वो नहीं बेचेगा, अगर ऐसा वो करेगा तो उसको लॉस हो जाएगी। तो इसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है लास्ट में, जितने भी उसकी इनकम है उनको एक साइड में लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और जितने भी उस साल के एक्सपेंडिचर हैं उनको एक साइड लिखता है। तो इन एक्सपेंडिचर्स में वो एक्सपेंडिचर भी आएंगे जो हैं तो इस साल के लेकिन जिनको अभी पे नहीं किया गया है, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंडिचर हैं तो वो इस साल के हैं, तो इसलिए उनको लिखा जाएगा। ऑल्दो इनको बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड में इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। उसी के अपोजिट अगर सपोज दैट कोई एडवांस इनकम हुई है तो उस एडवांस इनकम को बैलेंस शीट में उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो जो इनकम है वो एडवांस हो रही है, वो अगले साल की है। तो यहाँ पे उसके अलावा जो इनकम होंगी वो आएंगे, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो सब आएंगे, लेकिन उस एडवांस इनकम को इसमें नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो इनकम इस साल की नहीं है। और उस इनकम को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जो है उस इनकम को एडवांस इनकम को लिखा जाएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली एक समय के एक अकाउंटिंग ईयर के इनकम और उसी अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंडिचर, इन दोनों को कंपेयर करना है और इन दोनों का डिफरेंस से ही प्रॉफिट या लॉस यानी कि जो बिजनेस का रिजल्ट है वो होगा। यहाँ पे अकाउंटिंग का जो लास्ट में कॉन्सेप्ट लिया है वह है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो अकाउंटिंग की जो भी लेखांकन में यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करना, और बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन है प्रॉफिट एंड लॉस है उसको फाइंड आउट करना जो है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन्हीं को चेक करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड निर्धारित किया था जो आमतौर पे 1 साल का होता है और मोस्टली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल से शुरू होकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में जो है ख़त्म होता है। लेकिन कुछ फर्में अपने रिकॉर्ड को कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी रखती हैं और कैलेंडर ईयर जो है 1 जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर में ख़त्म होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड बनते हैं या जो अकाउंट बनाए जाते हैं आमतौर पे वो फाइनल अकाउंट को हम 1 साल के बाद बनाते हैं, लेकिन बीच में अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए या मैनेजर्स को कोई डिसीजन अगर लेने हैं या अपने बिजनेस को कंपेयर करना है परफॉर्मेंस को पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर से, तो मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है।
तो ये बिल्कुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करना बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे एक स्टूडेंट का टाइम टाइम पे इवैल्यूएशन होता है, जैसे उसका मंथली टेस्ट होता है, क्वार्टरली टेस्ट होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं और फिर जा कर के लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। तो उसी हिसाब से बिज़नेस के भी रिकॉर्ड को इन टाइम के हिसाब से, इन पीरियड्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। बट जनरली जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, किसी भी बिज़नेस के जो अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट होते हैं, वो जनरली 1 साल के बाद उनको बनाया जाता है। 1 साल के लिए उनको बनाया जाता है। तो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।